सन्यासी फंसे चक्रव्यूह में, साधना का बल है उनमें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम एक ऐसे व्यक्तिमत्व की पत्रिका का अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे संस्कृति के महत्व का परिचय कराया है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिनका नाम 1995 तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इस समय के दौरान सक्रिय होकर उन्होंने भारतीय पारंपरिक योग और आयुर्वेद पर काम करना शुरू किया। उनके काम करने की गति और काम करने की पद्धति बहुत ही अलौकिक थी। पिछले कई दशकों से हम अपनी संस्कृति को भूलकर आधुनिक वातावरण और पाश्चात्य संस्कृति में डूब गए हैं। इन सब पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है, अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को उजागर करता है। योग और आयुर्वेद का महत्व न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाता है। उसके लिए न रुकते हुए, न थकते हुए लगातार कार्य करता रहता है। शून्य से विश्व का निर्माण क्या होता है, यह अगर देखना है तो उनकी जीवन यात्रा को देखना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। अपनी संस्कृति पर जिनकी प्रचंड श्रद्धा है, जो कार्य वह कर रहे हैं उसके प्रति उनकी प्रचंड निष्ठा है। ऐसे सन्यासी व्यक्तिमत्व का नाम है बाबा रामदेव जी। आज हम उनकी पत्रिका का अध्ययन एवं विश्लेषण करने जा रहे हैं। उनकी पत्रिका में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है कि वे इतना बड़ा काम कर सके, अपनी संस्कृति को उजागर कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पूरा विश्व उनके विचारों का समर्थन कर रहा है। पूरे विश्व को उन्होंने योग और आयुर्वेद का महत्व समझाया, जिसके कारण आम जनता के साथ बड़े से बड़े लोग भी आज उनका सम्मान करने लगे हैं, योग और आयुर्वेद का समर्थन करने लगे हैं। यह सब क्यों और कैसे हुआ, इसका विश्लेषण हम उनकी पत्रिका से आज करने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। योग का अर्थ क्या होता है? तो स्वस्थ, सफल, आरामदायक जीवन जीने की एक विशिष्ट पद्धति जो हमारी संस्कृति का एक पारंपरिक हिस्सा है, उसे योग कहते हैं, जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके थे। बाबा रामदेव जी ने घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर उस पद्धति का महत्व सबको समझाया। यद्यपि आयुर्वेद हजारों वर्ष से अस्तित्व में है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों से पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के बढ़ते महत्व के कारण आयुर्वेद का महत्व कम हो गया था। पहले जैसा सम्मान एवं विश्वास कहीं खो गया था। वह सम्मान एवं विश्वास बाबा रामदेव जी के प्रयासों से अब फिर मिलने लगा है। उन्होंने पूरी दुनिया को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का महत्व समझाया है, अर्थात यह आसान नहीं था। उसके लिए उन्हें प्रचंड संघर्ष करना पड़ा है और आज भी वे संघर्ष कर रहे हैं। मार्ग में आए हर बाधा को उन्होंने अब तक सफलतापूर्वक पार किया। फलस्वरूप लोग आज बड़े विश्वास के साथ अपने घरों में पतंजलि के उत्पादों का प्रयोग करने लगे हैं। योग आयुर्वेद के महत्व को समझने लगे हैं। यह सब 1995 से 2016 के अंतराल में हुआ है, लेकिन 2016 के बाद अचानक घटनाएं बदल गई हैं, दिशाएं बदल गई है और उनके कार्य को अलग आयाम मिला है। खासकर जून 2019 के बाद उन्हें विभिन्न मोर्चों पर बहुत बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चारों ओर से चक्रव्यूह में फंसने के बाद
जिस शांति और दृढ़ता के साथ वे संघर्ष कर रहे हैं वह अचंभित करने वाला है। आज भी वह एक ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वे इसमें कैसे और क्यों फंसे, यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। वह सही है या गलत है, यह भी हमारा विषय नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति उनकी पत्रिका में है जिसके कारण वे इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा संगठन बनाने में सक्षम हुए, कड़वा विरोध होने के बाद भी सफल हो रहे हैं। साथ ही अब आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अपनी प्रकृति एक बड़ी कलाकार है, हर चीज में विविधता लाती है। यहाँ तक कि दो मनुष्य के उंगलियों के निशान भी कभी एक जैसे नहीं होते। उसी तरह दो पत्रिकाएं भी कभी एक समान नहीं होती। जैसे हर मनुष्य अलग है, वैसे ही हर पत्रिका अलग होती है। परिणामवश जब भी हम किसी पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो उसमें नवीनता का अनुभव हमें प्राप्त होता है। यदि उसमें ऐसी अद्भुत पत्रिका सामने आ जाए तो हमारे अध्ययन को एक अलग गति और दिशा प्राप्त होती है। यह ग्रह स्थिति क्या कहने का प्रयास कर रही है? इस चक्रव्यूह का आगे क्या होगा? क्या बाबा चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे या उसमें और फंसेंगे? उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य का आगे क्या होगा आदि प्रश्न आज हमारे सामने है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यह कर्क लग्न की पत्रिका है। लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान है। कर्क लग्न के लिए राज और कारक ग्रह मंगल भी उच्च अवस्था के साथ सप्तम भाव में ही विराजमान है। साथ ही चतुर्थेश और लाभेश भी सप्तम भाव में विराजमान है। चतुर्थ स्थान जहाँ से हम आम जनता के प्रेम को देखते हैं और लाभ स्थान जिसे सभी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान कहा जाता है, इन दोनों स्थानों का स्वामी शुक्र ग्रह है। मंगल, चंद्रमा और शुक्र इन तीन महत्वपूर्ण ग्रह सप्तम भाव में विराजमान होकर प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्क यह चंद्रमा की राशि है, वह श्रवण नक्षत्र में है। यह लोग संवेदनशील होते हैं। किसी विषय का चिंतन या विचार दिमाग से नहीं बल्कि दिल से करना, यह इन लोगों की मूल प्रवृत्ति होती है। सामाजिक कार्यों में यह लोग सबसे आगे होते हैं। सामाजिक कार्य, राजनीति, यह उनके पसंदीदा विषय है और उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। यह कर्क लग्न की पत्रिका है जिसका लग्न यानी प्रथम भाव सबसे ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि जब लग्न स्थान पर पड़ती है तो प्रबल हो जाता है। पत्रिका का शुभ ग्रह मंगल यहाँ लग्नेश के साथ है, उच्च अवस्था में है। चंद्रमा मंगल युति को ज्योतिष में भले ही अंगारक दोष कहा जाता है, लेकिन यह युति लक्ष्मी की प्राप्ति और कर्तृत्व का कारक भी होती है। एक सेनापति जो मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मैदान में लाखों लोगों की सेना के सामने मजबूती से खड़ा होता है, वह इस युति का जातक होता है। यह युति मकर राशि में हुई है। शनि महाराज पत्रिका के अष्टम भाव में कुंभ राशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। पत्रिका का सबसे शक्तिशाली ग्रह गुरु बृहस्पति है, जो इस पत्रिका का भाग्येश भी है। वह निसर्ग कुंडली के दृष्टि से द्वादश स्थान के स्वामी है। द्वादश स्थान मोक्ष त्रिकोण, विदेश, कारावास एवं अध्यात्म का स्थान माना जाता है। यही गुरु महाराज नवमांश पत्रिका में तुला यानी शुक्र ग्रह की राशि में विराजमान है। वहाँ तुला राशि चतुर्थ स्थान में आती है।
चतुर्थ स्थान से आम जनता का सहयोग देखा जाता है। इस पत्रिका की एक विशेषता और भी है कि गुरु और शनि महाराज के बीच नवपंचम योग बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पत्रिका सबसे बड़ी ताकत है। संक्षेप में जब हम पत्रिका के महत्वपूर्ण योगों को देखते हैं तो गुरु और शनि के बीच नवपंचम योग, मंगल चंद्रमा युति योग, चंद्रमा शुक्र युति योग, मंगल शुक्र युति योग ऐसे महत्वपूर्ण योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल और शुक्र इन तीनों ग्रह के साथ बुध के साथ लाभ योग कर रहे हैं। साथ ही शनि और रवि के बीच भी लाभ योग हो रहा है। परिणामवश यह महारत उन्होंने हासिल की है। संक्षेप में यह ग्रह स्थिति या यह पत्रिका एक कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व की है। लेकिन क्या यह स्थिति स्थायी रूप से होती है? तो यह कदापि संभव नहीं। यहाँ फिर से प्रकृति का चक्र चलता है। प्रकृति कभी भी एक के बाद एक महादशा किसी एक को शुभदायक नहीं देती। सामान्य रूप से यदि दो शुभ या एक अशुभ या दो अशुभ महादशा हो तो तीसरी महादशा शुभ होती है। यह प्रकृति का चक्र है। ग्रहों की महादशा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। महादशा का वह काल होता है जिसमें पत्रिका में जो कुछ भी लिखा है वह होता ही है। दूसरा काल गोचर है। पत्रिका में लिखी घटना को उचित समय देखने के लिए हम महादशा और गोचर दोनों को देखते हैं। तो महादशा और गोचर के माध्यम से अब हम बाबा जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करने। बाबा रामदेव को 1982 में राहु की महादशा शुरू हुई। उनकी पत्रिका में राहु इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है, लेकिन तब उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। शनि का गोचर भी हमें देखना होगा। राहु महादशा के फल को समझने के लिए शनि महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि राहु सम शनि और केतु सम मंगल माना जाता है। इसलिए जब हम राहु के महादशा का विश्लेषण करते हैं तो शनि की स्थिति को समझना आवश्यक है। बाबा जी के बारे में 1990 से 1995 तक की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन महादशा को अगर समझा जाए तो इन दिनों में वे काफ़ी संघर्ष और परिश्रम से गुजरे होंगे। फिर 1995 में शनि महाराज ने मीन राशि में प्रवेश किया। अष्टक वर्ग में वहाँ उन्होंने 3 अंक दिए हैं, जिसे अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही उस अवधि में गुरु महाराज का गोचर भी उनके लिए बहुत शुभ था। अर्थात राहु महादशा के पिछले 5 वर्षों में गुरु, बृहस्पति और शनि महाराज के कारण संघर्ष के बाद सफलता उन्हें प्राप्त हुई। राहु ग्रह बुद्धि का कारक भी माना जाता है। साथ ही वह उनकी पत्रिका में इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान उनके व्यक्तिमत्व में बड़े बदलाव हुए। राहु के बाद वर्ष 2000 में उन्हें गुरु बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। बृहस्पति उनकी पत्रिका का भाग्येश होकर निसर्ग कुंडली में द्वादश स्थान में विराजमान है। द्वादश स्थान धर्म और मोक्ष का स्थान होता है। नवम स्थान को भी धर्म का स्थान कहा जाता है। इस स्थिति को देखने के बाद यदि हम कहें कि उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति या संस्कृति की शिक्षा को पुनर्जीवित किया है तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम कहें कि उन्होंने हम सबको संस्कृति की उन महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया जिन्हें हम भूल गए थे, तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब के बावजूद जिस तरह हर पत्रिका में अच्छी चीज़ें होती हैं, उसी तरह बुरी चीज़ें भी होती है। अगर इस पत्रिका की
एक सबसे ज़्यादा नकारात्मक बात कोई कह जा सकती है तो वह बुध और केतु इन दो ग्रहों की युति है। विशेष बात यह है कि यह युति बुध के शत्रु यानी मंगल की राशि में हुई है। नवमोंश पत्रिका में भी बुध धनु राशि में अर्थात फिर से शत्रु की राशि में निर्बली है। परिणामवश जाने अनजाने में कभी कभी उनकी वाणी गलत दिशा में चली जाती है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिर भी उससे मार्ग निकलता रहता है। जब उन्हें गुरु महाराज की महादशा थी तब तक उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त कर सफलता प्राप्त की, क्योंकि गुरु बृहस्पति उनकी पत्रिका के षष्ठेश है। नवमांश में वह लाभ स्थान में विराजमान है, वह भी तुला राशि में, जहाँ हम आम जनता का सहयोग देखते हैं। नतीजन चाहे कितने भी शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों का उन्हें सामना करना पड़ा हो, वे उन पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ते रहे। षष्ठम स्थान प्रतिस्पर्धियों का स्थान होता है, इसीलिए उन्होंने अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ कर सफलता प्राप्त की और अपनी यात्रा शुरू रखी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, जब महादशा बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। इस तरह उन्हें 2016 में शनि महाराज की महादशा शुरू हुई। यदि कोई महादशा शुभ हो तो उसका पहला चरण संघर्ष से भरा होता है, और अगर महादशा अशुभ हो तो पहला चरण सहनीय होता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कर्क लग्न के लिए शनि महाराज अकारक ग्रह है। नैसर्गिक अकारक ग्रह कभी शुभ फल नहीं दे सकता। यही से उनके भविष्य की दिशा बदल गई। जून 2019 तक उनकी शनि महादशा में शनि की अंतर्दशा थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई महादशा संघर्ष से भरी हो तो उसका पहला चरण सुचारू रूप से चलता है, इसीलिए यहाँ भी वह सुचारू रूप से चला। लेकिन बुध की अंतर्दशा शुरू होते ही चीज़ें बदलने लगी। शनि की दशम दृष्टि बुध पर है। वह शत्रु के राशि केतु की राशि में बैठा है। बुध वाचा का कारक है, इसीलिए अपनी वाणी के कारण उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती गई। आज स्थिति यह हो गई कि वे अनेक शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अंतर यह है कि बाबा रामदेव जी का व्यक्तित्व और मानसिकता मजबूत है। परिणामवश वे शत्रुओं के बीच भी शांति और संयम से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह देखने के लिए हमें महादशा और गोचर इन दोनों को देखना होगा। जब हम महादशा के बारे में सोचते हैं तो जब तक शनि में बुध अंतर्दशा चल रही है तब तक उन्हें अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर शब्द हर वाक्य का गलत अर्थ निकलना, उससे शत्रुओं की संख्या बढ़ना, यह चीज़ें इस अवधि में सबसे ज़्यादा होने वाली है। 1 मार्च 2022 को बुध की अंतर्दशा समाप्त होकर केतु की अंतर्दशा शुरू होगी और समय पहले से भी ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि केतु भी वृश्चिक राशि में विराजमान है और बुध के साथ है। आज जब वे कभी कुछ गलत बोलते हैं तो सही रास्ता निकालने की कोशिश भी करते हैं, किंतु ग्रह उनका साथ नहीं देते। केतु की अंतर्दशा शुरू होने के बाद ग्रहों का असहयोग और भी बढ़ जाएगा। विपक्ष की ताकत बढ़ती रहेगी, यह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसी अवधि में शनि महाराज का गोचर अप्रैल 2022 से कुंभ राशि में होगा। अष्टक वर्ग में शनि महाराज ने वहाँ 0 अंक दिए हैं, इसीलिए उनको महादशा के साथ गोचर के ग्रहों का भी सहयोग नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर
2025 तक का समय बाबा रामदेव जी के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण है, जिसका उन पर बुरा असर पड़ सकता है। यह संकट या संघर्ष उनकी पत्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही हमें एक और बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाबा जी का योग पर बहुत बड़ा वर्चस्व है। उन्होंने लगातार योग, ध्यान, मंत्र साधना की है। साधना के बल पर वाल्या का वाल्मीकि बन सकता है। उसी तरह सही साधना करने से ग्रहों के फल भी बदल सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो ग्रहों के दुष्प्रभाव कम जरूर हो सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन फिर भी आज से लेकर 2025 तक का अवधि बाबा जी के लिए काफ़ी संघर्ष से भरा रहेगा। हो सकता है कि अपनी साधना के बल पर वे सफल होंगे, अपनी यात्रा जारी रखेंगे, लेकिन साधना में अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो यह काल उनके लिए नकारात्मक, कष्टप्रद, संघर्षपूर्ण रहेगा। शत्रुओं के चक्रव्यूह में वे फंसते चले जाएंगे। क्या वे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आगे बढ़ेंगे? यह तो केवल समय ही बता सकता है। मुझे लगता है यह जानकारी बाबा रामदेव जी की पत्रिका विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए आज के भाग में हम रुकते हैं। इस तरह से कई विषयों पर हमने विभिन्न वीडियो एक्स्ट्रा गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए हैं, उनका भी लाभ लीजिए। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।